नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So this is the first class of the constitution. And before we start any class, we should know कि what is the importance of any subject. अगर हमें ये पता होगा कि what is the importance of any subject, accordingly we can invest the time in that subject. कुछ subjects होते हैं जो बहुत important होते हैं, कुछ subject होते हैं जिनकी importance मीडियम कैटेगरी की होगी, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आपके जो बहुत कम इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी तरीके से हमें उनको तैयार करना चाहिए, उनके उस पे अपना टाइम लगाना चाहिए, एनर्जी उसी के हिसाब से हम लोगों को देनी चाहिए। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लीजिए इसी तरीके से। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? दिस सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये आपको लिख लेना चाहिए, है ना। जितने भी विशेष महत्व के विषय हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है, या उनमें से कम एक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर द जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन। एक बात। नंबर 2, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर prelims exam, important for your mains exam, important for your interview exam, and it is also important for the purpose of general studies. So this is very important for you. This is important for the all the stages of the exam. You will have to prepare the constitution for your prelims, for your mains and for your interview as well. तीनों ही stages के लिए आपको इसको ready करना पड़ेगा, whether it is the prelims, whether it is the mains or whether it is the interview. और additional help कहाँ मिलती है हमें से? इसके हमें मिलती है जनरल स्टडीज में। तो जहां पर जो भी स्टेट्स हैं, लाइक इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द बिहार, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द यूपी जुडिशियल सर्विसेज, देयर यू हैव टू अपीयर इन द जीएस एज वेल। वहां पर एक पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का। तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू प्रिपेयर द पॉलिटी। तो पॉलिटी वाला कंसिडरेबल पोर्शन आपका इस बुक से कवर हो जाता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट की एडिशनल इंपॉर्टेंस है। तो ये बात साफ साफ हो गई। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करूं, say you take the example of partnership act, you take the example of sale of goods act, specific relief limitation, वो कहीं पर प्रीलिम्स में होंगे, कहीं पर प्रीलिम्स में नहीं होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट किसी ना किसी रूप में प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में होता ही होता है। इसीलिए आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को। नंबर 2 बात, इसमें जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको, एक तो करनी पड़ती है बेयर एक्ट की, ठीक है। एक तो पढ़ना पड़ेगा बेयर एक्ट को आपको, और दूसरा पढ़ना पड़ता है आपको किसको? केस लॉज को। यू हैव टू प्रिपेयर द बेयर एक्ट एज वेल एज द केस लॉज। तो यही पोर्शंस होते हैं आपके। इन दैट केस you will have to prepare the case laws with the name and the decision, and hardly you need to remember the facts. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में contract, or even if I take the evidence, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एविडेंस हुआ, इन केसेस में, इन बुक्स में आपको आप केस लॉस के नाम याद रखने पड़ेंगे, केस लॉस के फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, और उसमें क्या डिसीजन हुआ था ये भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली आपको सिर्फ क्या चाहिए? नेम। इन विच केस free legal aid was declared as the fundamental right. अब उस केस के आपको फैक्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल डिसीजन रखने की जरूरत है, आपको केवल नेम रखने की जरूरत है, आपको फैक्ट्स रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये खास बात है यहाँ पर। लेकिन केस लॉज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको केस लॉज को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। एंड स्पेशली केस लॉज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है
जो फंडामेंटल राइट्स वाला कंपोनेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, यू कैन नॉट प्रिपेयर दैट पार्ट विदाउट केस लॉज। वहां पर आपको केस लॉज पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको हो नहीं सकता है। जो लेटर पार्ट है आर्टिकल 52 to 123, दैट कैन बी डन विद द बेयर एक्ट। Even the judicial services, judicially, union judiciary, article 124 to 145, 147 वाला part you can do easily with the BER Act. But the fundamental rights वाला part, that the comment, that the chapter part third, that is article 12 to 35, 36. This is ये जो part है 35 तक का, यहाँ तक आपको जो है केस लॉज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक देयर विल बी अबाउट 200 to 300 केस लॉज जो आपको रटे होने चाहिए विद नेम एंड द डिसीजन देयर ऑफ। एंड डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट देयर ऑफ। मैं आपको लिस्ट दूंगा कैसे कैसे प्रिपेयर कराना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है इस बात का कि हमें कैसे कैसे तैयार करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, इन्हें बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो आर यू रेडी टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कम ऑन, हरी अप। सो before I come to the constitution as such, we need to understand some basic terms. कुछ चीजों को समझ लेते हैं पहले, so that हम लोग constitution का meaning समझें। I am going to explain you the meaning of the constitution. Actually constitution है क्या? संवैधानिक व्यवस्था, संविधान, भारत का संविधान जो संविधान है या संवैधानिक विधि, हाँ संवैधानिक विधि बोलेंगे हिंदी में, उसका मतलब क्या है? उससे पहले उसको समझने के लिए we need to understand something, and उसके लिए क्या जरूरी है? हमने आपने समझना है organs of the government. Organs of the government का मीनिंग आपको समझना है, यानी कि जो सरकार है, सरकार के जो अंग हैं उनकी जानकारी होना आपको जरूरी है, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आई टेक यू टू दिस स्लाइड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द organs of the government, सरकार के अंग, then you will come to know these are the organs of the government. क्या क्या है? ये है नंबर 1 जुडिशरी, नंबर 2 लेजिस्लेचर और नंबर 3 है एग्जीक्यूटिव। These are 3 organs of the government. Number 1 judiciary, number 2 legislature, number 3 executive. You must remember it. देखिए आउट ऑफ यू देयर में भी फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी अच्छा पहले कर रखा होगा, है ना, लेकिन मेरे पढ़ाने में मैं आपको 0 मान के चलता हूँ कि आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ तक नहीं रखा है। तो मेरे दिमाग में वो स्टूडेंट होगा जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, एंड राइट नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि जब हम कहते हैं सरकार, तो बेसिकली सरकार के 3 अंग हुए, जैसे आपकी और मेरी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके वाइटल ऑर्गन्स 3 हो गए, मेन पार्ट 3 होते हैं, हमारा हार्ट हुआ, हमारे लंग्स हुए, हमारी किडनी हुई, 3 वाइटल पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इनका अपना तीनों का एक पूरी बॉडी को चला के रखते हैं। उसी प्रकार से सरकार के अंगों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है जुडिशरी, नंबर 2 लेजिस्लेचर और नंबर 3 हो गया एग्जीक्यूटिव। नंबरिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि नंबर 1 जुडिशरी को ही रखना है, आप कुछ भी, लेकिन है 3, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड हुई एग्जीक्यूटिव। ये 3 ऑर्गन हो गए। काम क्या क्या है इनका, काम भी समझ लीजिए, इनका जरूरी है आपके लिए जानना। लेजिस्लेटिव पावर्स, जब जो लेजिस्लेचर है या जो लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट अपना, तो उसका मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। द ऑर्गन विच इज एक्सरसाइजिंग द लॉ मेकिंग पावर इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, जैसे कि पार्लियामेंट, संसद, समझ लीजिए क्या है। सरकार का वो अंग जो कि विधान बनाता है, जो कि कानून बनाता है, उसको हम बोलते हैं विधायिका। हिंदी में बोलते हैं विधायिका और इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेचर बोलते हैं। और ये हुई यूनियन के लेवल पर हम बोलते हैं उसको पार्लियामेंट, यानी कि संसद, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की अपनी विधायिका होती है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर और एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर गवर्नर और स्टेट तो है ही उसके पार्ट। तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल आपको ये समझना है कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेचर का मतलब ये हुआ सरकार का वो अंग जिसको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, लॉ मेकिंग पावर है जिसके पास, तो उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर।
ठीक है, उसकी जो पावर्स होती हैं उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ऑर्गन का नाम क्या हुआ? लेजिस्लेचर। कौन सी पावर्स हुई उसके पास? लेजिस्लेटिव पावर्स हुई। लेजिस्लेटिव पावर्स का मीनिंग क्या हुआ? लॉ मेकिंग पावर। वो पावर्स जो लॉ मेकिंग पावर की कैटेगरी में, यानी कि कानून बनाने की शक्ति, ये किसके पास है? ये है पार्लियामेंट के पास। किसके पास? संसद के पास। राज्यों में किसके पास है? विधानसभा के पास में है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? बताओ, पढ़ते आगे को। दूसरी पावर, दूसरा अंग होता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। इसकी पावर क्या कहलाएंगी? जुडिशियल पावर्स कहलाएंगी। ये क्या होता है? जुडिशियल पावर क्या हुई? डिस्पेंसिंग जस्टिस, न्याय करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवाद का समाधान निकालना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ भी कह सकते हैं आप। चलिए, जुडिशियल पावर का मतलब क्या है समझ लीजिए। अब आ जाइए आप जुडिशियल पावर्स का। जुडिशियल पावर्स का मतलब क्या हुआ? कि वो सरकार का वो अंग जो न्याय करता हो, जिसका आप एक पार्ट बनना चाहते हैं। ये क्या हुआ आपका? डिस्पेंसिंग जस्टिस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो दो पार्टीज के बीच के विवाद को निपटाएगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया। या कई बार होता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रावधानों का निर्वचन, उनकी व्याख्या करना, या फिर किसी भी कानून की सही व्याख्या करना, ये सारा काम करती है आपकी जुडिशरी। और जिसकी जो जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करता है वो हुई जुडिशरी, और ये वाली पावर्स हुई आपकी जुडिशियल पावर्स। तो एक कैटेगरी होगी पावर्स की आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स, दूसरी पावर्स कौन सी हो गई? जुडिशियल पावर्स। अब आ जाइए एग्जीक्यूटिव पावर पर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है वो समझ लीजिए। एग्जीक्यूटिव, एनफोर्सिंग लॉज, कानून को पालन करवाना, मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाना, नई नई नीतियां बनाना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, विधायिका और न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, उनका पालन करवाना, इसको बोलते हैं, जो अंग होता है करवाता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और उसकी पावर्स को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स। समझा देता हूं, समझ लीजिए। So this is what executive power. Executive power means enforcing the laws. Laws were made by legislature. Those were interpreted by judiciary. Now which organ will implement them? That is the executive. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, कोतवाल साहब, जितने भी पुलिस मशीनरी है, सब क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इनका काम है कानून का पालन करवाना। तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हो गई है। मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाना, नई नई पॉलिसी बनाना कि व्हाट शुड बी द फॉरेन पॉलिसी, व्हाट शुड बी द ट्रेड पॉलिसी, व्हाट शुड बी द कॉमर्स पॉलिसी, व्हाट सो मेनी पॉलिसीज। पॉल्यूशन कंट्रोल करने की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, है क्या ना? तो दीज आर द पॉलिसी मेकिंग काम जो है वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट गेव इट वर्डिक्ट, हाई कोर्ट गेव ए वर्डिक्ट। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू एंश्योर दैट दोज डिसीजंस आर एनफोर्स्ड। ये कार्यपालिका की ड्यूटी बन जाती है कि उन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के निर्णयों का पालन करवाया जाए विधि के अनुसार। तो आप देखो, मेनली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। judicial powers, you see the board, there are three kinds of powers: judicial powers, legislative powers, and the executive powers. When you add these powers, this becomes the total government powers. The powers of the government can be divided into three categories: judicial powers, legislative powers, executive powers, and those are exercised through three wings, three organs: judiciary, legislature and the executive. इन सब के समूह को हम बोलते हैं सरकार। ये है सरकार के अंग, और ये है सरकार के अंगों की शक्तियां। जो न्यायिक अंग है उसकी होगी न्यायिक शक्तियां, जो विधायिका है उसकी विधायी शक्तियां, जो कार्यपालिका है उसकी कार्यपालिका शक्तियां। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट मत भूलना पूरा, ये कि गवर्नमेंटल पावर्स क्या है, सरकार की शक्तियों को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसको सामने आपके सामने है ये
थ्री काइंड्स ऑफ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। इनको हम जोड़ दें अगर, तो जैसे मान लीजिए ये तो 5 है, 3 कर लेते हैं ऐसे, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, इनको मैंने बंद कर दिया। अब ये बन गई मुट्ठी और ये बन गई सरकार की शक्ति। तो सरकार की शक्तियों को 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग शक्ति को एक्सरसाइज करने के अलग अलग सरकार के अंग हो गए, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सही है, हाँ या ना बताइए मुझे, जल्दी बताइए। हम्म, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में अगर समझना हो आपको, देन यू शुड अंडरस्टैंड लाइक दिस। टोटल गवर्नमेंटल पावर, जो सरकार की पूरी पावर्स, शक्तियां हैं, यू माइनस लेजिस्लेटिव पावर्स, यू माइनस जुडिशियल पावर्स, what remains is the executive power. See, it is very difficult, it is very difficult to define the executive power of the government. सरकार की कार्यपालिका, कार्यकारी शक्तियों को डिफाइन करना प्रिसाइसली बहुत डिफिकल्ट है। तो समटाइम्स एफर्ट्स आर मेड कि भी एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्रिसाइसली कैसे डिफाइन करें। तो उसका एक फॉर्मूला है कि जो टोटल गवर्नमेंट पावर है, यू टेक अवे दी लेजिस्लेटिव पावर्स। सरकार की शक्तियां ऐसे मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए, ये एक पॉट है, इसमें से this contains total government powers. Now you take away the legislative powers, one power gone. Now you take away the judicial powers, second power gone. Now what remains here? जो रेजिडुअल पावर्स इसमें रह गई अब, दैट पावर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर। जो भी शक्तियां अब रह गई इसमें गवर्नमेंट के पास, वो रह जाती हैं आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पावर उस तरीके से समझाया कि उसके पॉलिसी मेकिंग हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज हो गया, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर हो गया। और मैंने दूसरे तरीके से ऐसे बताया आपको कि ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है, ये रेजिडुअल पावर्स होती हैं। सरकार की सभी शक्तियों में से आप विधायिका शक्ति बाहर निकाल दीजिए, न्यायिक शक्ति अलग कर दीजिए, तो जो शक्तियां बच जाएंगी सरकार के पास, उन शक्तियों को हम बोलते हैं सरकार की कार्यकारी शक्तियां। तो ये है सब कुछ जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की आपको कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से होते हैं, उनकी पावर्स को हम क्या कहते हैं, और उनका पावर के अंतर्गत क्या क्या उनके काम है। तो 3 organs, judicial, legislative, executive. 3 powers, legislative, judicial and executive powers. You got it or not? Come on. Now we come to this. What is the constitution? Constitution क्या है? अब अगर आपने वो सब समझ लिया पहले जो मैंने समझाया है, तो नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्जेक्टली व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संवैधानिक विधि से क्या मतलब है, संविधान का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए जरूरी था कि आप उतने बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए था। लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स या उन 3 ऑर्गन्स का पता होना चाहिए था। अब इसको समझिए एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, समझते हैं क्या। देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, दैट इज ए डॉक्यूमेंट। इसको डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट। पढ़ लीजिए एक बार, है ना, जस्ट रीड इट। Constitution is a document. What kind of document? Having special legal sanctity. Number 1 point. This is a document. This is a document which is having a special legal sanctity. जिसकी विशेष वैधानिक सैंक्टिटी हो। सैंक्टिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं पता, अगर कोई हेल्प कर पाए तो बताना मुझे। सैंक्टिटी को मिलते हैं उसकी पवित्रता, लीगल सैंक्टिटी, अगर एग्जैक्टली उसमें जाए तो। आप इसे कैसे कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं। लीगल सैंक्टिटी मतलब वैल्यू कह सकते हैं उसकी। तो इसका एक विशेष वैल्यू है, विशेष क्या है ये, खास बात क्या है, देखिए, विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क, इनको ध्यान रखना शब्दों को, विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क and the principal functions of the
organs of the government. ये समझिए, देखिए, because now we are using the term organs of the government. अब आपको समझ में आ जाएगा कि organs of the government क्या क्या थे. Sets out the framework of the organs of the government, sets out the principal function of the organs of the government. क्या मतलब है इसका, समझिए. ये वो दस्तावेज है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के जो अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कितने जो हमने पढ़े अभी, 3, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव. उन तीनों अंगों का फ्रेमवर्क के बारे में बताता है कि व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क. मींस इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप का फ्रेमवर्क होना चाहिए, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, जुडिशियल सर्विसेज का फ्रेमवर्क कैसे होगा. जुडिशरी का फ्रेमवर्क क्या होगा कि देयर शैल बी ए हाई सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, एंड देन देयर शुड बी द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन ईच स्टेट. तो ये पूरा क्या हो गया, फ्रेमवर्क ऑफ द जुडिशियल ऑर्गन हो गया. उसी तरीके से व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द लेजिस्लेचर. There shall be a parliament, there shall be two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. President shall be the component of the part of the legislature. ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये उसका फ्रेमवर्क हो गया. उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का हो गया, एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगी, एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आएंगे, अटॉर्नी जनरल पार्ट होगा. तो ये सब क्या हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग. देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इसको हम लोग थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं. हम बात कर रहे हैं इसकी, फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसी को समझा रहा हूं मैं अभी आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन्स. इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी फैमिली से, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ फैमिली से को इक्वेट करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए हमारी ये शालू जैन है ना. अब शालू जैन की फैमिली में एक दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनके भाई हैं, बड़े हैं, एक छोटे भाई हैं, तो 3 ये हो गए, चचा ताऊ हो गए, ठीक. फिर उनके बच्चे हैं. तो ये क्या हो गया, पूरी फैमिली का फ्रेमवर्क हो गया. उसी तरीके से जुडिशियल सर्विसेज का, जुडिशरी का एक फ्रेमवर्क हो गया. कैसे, टॉप मोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट हो गई, फिर कहां पर हाई कोर्ट हो गई, और फिर हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी हो गई. तो ये पूरा का पिरामिड क्या हो गया, ये हो गया फ्रेमवर्क ऑफ द जुडिशरी, फ्रेमवर्क ऑफ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसके बारे में जो दस्तावेज बताएगा, वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट जो फ्रेमवर्क ऑफ जुडिशियल ऑर्गन के बारे में बताएगा, उसका क्या नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. उसको बोलते हैं हम संविधान. तो संविधान आपको ये बताएगा कि आपके देश में जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी. जैसे आईपीसी है, आईपीसी को हम बोलते हैं पीनल लॉ. उसने क्या बताया, कौन कौन से अपराध होंगे, उनके लिए दंड क्या होगा. तो उसका एक कार्य हो गया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कार्य क्या होगा कि वो बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम लोग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे कर सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बताया. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह बताएगा कि जो सरकार के अंग हैं उनका फ्रेमवर्क कैसे होगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको जुडिशरी का, सिमिलरली हो जाएगा लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट. तो वहां पर क्या होगा, लोकसभा एलएस, आरएस राज्यसभा होगी, प्रेसिडेंट होगा उसका पार्ट. तो ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क हो गया, लेजिस्लेचर एट द यूनियन हो गया नहीं हो गया. तो लेजिस्लेचर का हो गया, जुडिशरी का हो गया. उसी प्रकार से हो जाएगा एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव का क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव का क्या हो जाएगा कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये सारा क्या पार्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव का हो गया.
तो पहला काम है संविधान का ये बताना, फ्रेमवर्क ऑफ द see this, I have explained this framework of the organs of the government. Come on, is it okay or not? ये बात समझ में आई नहीं आई? Now next क्या है? This is the next. It sets out the functions, it sets out the principal functions of the organs of the government. This is organs of the government. Now you know it. Principal functions, मुख्य कार्य क्या होंगे उनके? एक पहला बताया फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होगा? नाउ नेक्स्ट बताया क्या? प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होंगे, उनके मुख्य कार्य क्या होंगे? तो वही बात आ गई, कानून बनाना, न्याय करना, कानून का पालन कराना, ये उनके मुख्य कार्य होंगे। तो ये कौन बताएगा आपको? आपके देश का संविधान आपको बताएगा। अगर आपको जानना हो लोकसभा कार्य क्या है, लोकसभा करती क्या है, सुप्रीम कोर्ट करती क्या है, उनके कार्य क्या है, इसको जानने के लिए आपको एक किताब पढ़नी होगी, वो है भारत का संविधान। तो ये बताएगा उसको। और तीसरा बात क्या बताएगा, नेक्स्ट क्या बताएगा? declares the principles governing the operation of judiciary, legislature and executive. ये समझ लीजिए क्या। इसका मतलब क्या है? गवर्निंग दी प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इनका ऑपरेशन कैसे होगा, मींस ये कैसे कार्य करेंगे और वो जो कार्य करेंगे उनका बेस क्या होगा, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स ऑन विच दे विल वर्क अपॉन। तो बेसिकली दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स व्हाट द प्रिंसिपल्स। ये उन सिद्धांतों को बताता है कि देखो किसी के कार्य में हस्तक्षेप मत करना, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये एक प्रिंसिपल हो गया। नो वन शैल इंट्रूड इनटू द फील्ड ऑफ द अदर, कोई एक दूसरे के कार्य में दखल नहीं देगा, ये एक सिद्धांत हुआ। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहेगी, वो एक सिद्धांत हुआ। लेजिस्लेचर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक सिद्धांत हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, टू द लोकसभा, ये एक सिद्धांत हुआ। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, किसके रिगार्डिंग? गवर्निंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंगों को गति देने के लिए, उनको कार्यरत करने के लिए जिन सिद्धांतों की आवश्यकता होगी, उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है जिस दस्तावेज में, उसको हम बोलते हैं संविधान। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच हैज इट्स special legal value and it declares the framework of the organs of the government. It governs their principal functions and it also provides for the principles which are followed by those three organs of the government. कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करेंगे, उनका फ्रेमवर्क क्या होगा, उनके कार्य क्या होंगे, ये सभी बताने वाला एक दस्तावेज है, उसका नाम है संविधान। उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कम ऑन, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको समझाया अभी संविधान का मतलब क्या होता है। और यहां से सभी से इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स में। सो इसकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, you may see the questions in your prelims and most probably you can see the questions in your interview में it's very important to have the very good concept clarity of the constitution। तो ध्यान रखना, it can be very helpful, it can be। आप बढ़े आगे को, तो I see the word, what was the exact word? This was the word constitution। Now I am writing a second word, that is what? The constitutional law। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक वर्ड मैंने क्या कहा आपको? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। and that the second word is what? Constitutional law। this is, I am writing here again, this is constitution
and second is the constitutional law. Is it the same thing or there is some difference? Simply saying constitution and again saying constitutional law. So this is not the same thing. There is little difference. इन दोनों में कुछ अंतर है, ये एक समान नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन का तो मैंने बताया ही आपको, है ना. अब मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब क्या. लगभग समान है, छोटा सा अंतर है, वो समझ लीजिए. क्या अंतर है देखिए. Basically, within the constitution comes two parts. Within the constitutional law, there are two parts. Constitutional law means the rules which may be enacted rules like our constitution. Legal rules in the strict sense, these are the enacted rules. And there may be the uses as well, uses which is not enacted part, and these uses are called conventions, and these are accepted as binding by all. So within the constitutional law, there are two components. Number one is the enacted part, legal rules, विधिक नियम हो गए, और एक है प्रथाएं, रूढ़ियां, uses. Those are not written anywhere. Those are not enacted as such. But those uses are considered as binding by all. उनको बाध्यकारी माना जाता है. समझे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के में there are two components, legal rules, written rules like constitution. हमारा आर्टिकल 1 to लास्ट, राइट. और वो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अगर देर आर सर्टेन यूजेस, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रूढ़ी हैं, जिनको हम लीगली बोलते हैं कन्वेंशंस, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट हो जाते हैं. तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देयर मे बी कन्वेंशंस एंड देयर मे बी लीगली इनेक्टेड लॉ लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यू गॉट इट? So if you go to the constitution of the UK, जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकते हैं. There may be written constitution like Indian constitution, and there may be unwritten constitution like in UK. ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दैट इज अनरिटन, दैट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस. समझे आप? तो भारतीय संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है, और ब्रिटिश का जो संविधान है वो अलिखित संविधान का उदाहरण है. वहां पर यूजेस की भरमार है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, यहां पर भी यूजेस का प्रभाव है. जैसे कि जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, यू कैन बी री इलेक्टेड. आप इलेक्शन लड़ सकते हैं दोबारा भी, लेकिन ये सामान्यतः एक कंसेंसस है, प्रथा से है कि भाई 2 बार बन सकते हो, बस तीसरी बार नहीं बनोगे आप. लीगली परमिट करते हैं, लेकिन प्रथा ऐसी है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रथाओं से भी आगे चलती हैं. आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यूजेस का भी पार्ट होता है, प्रथाओं का भी पार्ट होता है, बस जो कि बंधनकारी होती हैं. बंधनकारी प्रथाओं भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट हो सकती है. तो प्लीज बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए दौड़ करके. तो एक पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ. अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक के पर. क्वेश्चन है, सर डॉक्ट्रिन्स इवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. डॉक्ट्रिन्स इवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. वेरी गुड, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. बड़े आगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. So we need to discuss, there is a question always very important for your mains and also important for your prelims, कि what is the nature of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर कैसी है. ये क्वेश्चन आपने अपने LLB में पढ़ा होगा. LLB पास करते एक बड़ा लेंथी क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग इसमें, जिससे कि पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें. Same question we have to face in the judicial services as well. What is the nature of the Indian Constitution? And to understand that we need to, हमें कुछ और समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, कि पहले हम लोग ये समझते हैं. समझिए. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ द इंडियन क्वेश्चन, और ये काफी लेंथी है,
इसको ढंग से समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, काफी लेंदी हो जाता है ये। देखते हैं इसमें क्या है, प्लीज गो टू द बोर्ड एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल। यही क्वेश्चन है, क्या भारत का संविधान फेडरल है या नहीं है, संघीय है या नहीं है। तो ये डिबेट है, दिस इज एन एकेडमिक डिबेट whether constitution of India is federal or not. In that case we have to understand what are the different kinds of the constitution. संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं, एंड जनरली जो ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन है संविधान को, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, देन देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। वी डिवाइड दीज कॉन्स्टिट्यूशन इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, unitary constitution, and second kind of constitution is called federal constitution. What are the two kinds of constitution? One is unitary constitution and second is what? Federal constitution. एकात्मक संविधान और संघीय संविधान, फेडरल यूनिटरी, फेडरल यूनिटरी। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसको आप। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, what do you mean by the unitary constitution, then you need to understand what do you mean by the federal constitution. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है और फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, ये समझने की जरूरत है आपको। चलते हैं और फिर हम जाएंगे कि भाई वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और नॉट, क्या भारत का संविधान फेडरल है या ये यूनिटरी कहा जाएगा या ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा, और होगा तो क्यों होगा, व्हाट आर द लॉजिक्स ऑन बोथ साइड, यही डिबेट है इस लेक्चर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज व्हाट द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज रीड द बोर्ड। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, आई टेक द हेल्प ऑफ दिस। Anyhow, you can get the idea. This is our great country, India. And now there are states. These are the states, different states, right? Okay. Okay, now these are the states. So basically, there is a government of India, center, and now there are provinces, there are states. That whole country is divided into states and UTs, and there is a different governments at the provincial level, state level, as well as the center. तो इनके बीच के जो रिलेशनशिप है, the relationship between the central government, that is the union, and the other provinces on the other hand, determines the nature of the constitution. जो संविधान की प्रकृति इस बात से पता चलती है कि एक तरफ तो हो गई आपकी संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, जिसके हेड हैं आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ हो गए आपके स्टेट्स, यूपी लेड बाय मिस्टर योगी, है ना, राजस्थान लेड बाय मिस्टर गहलोत, राइट, एंड सो ऑन, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम सारे स्टेट्स हो गए उनके। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, वो डिटरमाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। अब मैं इसको आपको थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूं। एक फिल्म आई थी जिसमें अमरीश पुरी थे पिताजी बने हुए और उनके बेटा था जैकी श्रॉफ, नाम बताओ फटाफट, जहां पर उनके उसमें लिखा था कि स्त्री का प्रवेश करना वर्जित है। फिल्म थी ना, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, कम ऑन हरी अप, कोई बताएगा? हलचल, वेरी गुड, तुम कुछ करोगी, वेरी गुड वेरी गुड, हलचल। अब हलचल में क्या है कि अमरीश पुरी इज द फादर एंड ही हैज 1 2 3 4 sons, and all the 4 sons follows his command. जो पिताजी की कमांड को सभी चारों बेटे फॉलो करते हैं, जैसे he will say do this and they will do this without if and but. So that is what the centralized power.
जो जो उनके परिवार की व्यवस्था है उसको हम बोलेंगे यूनिटरी, एकात्मक व्यवस्था, कि सभी शक्तियों का संकेंद्रण एक ही व्यक्ति में हो गया है। अगर आपके घर में ऐसी स्ट्रक्चर है, दीपक के पिताजी ने कहा कि तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी, और दीपक को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सारी की सारी शक्तियां पिताजी में हैं, तो क्या कैसा परिवार हुआ? ये एकात्मक परिवार हुआ। एक दूसरी व्यवस्था हुई, भाई दीपक की शादी होनी है, बेटा आप बताओ, बेटिया आप बताओ, एक पूरा कंप्लीट डिस्कशन करके, सबको इक्वल राइट दे करके, सबकी बात को समझ करके तब एक डिसीजन लिया जाएगा। मींस इन सेकंड सिस्टम देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स। तो इन द वन सेट ऑफ थिंग्स all powers are centralized in one entity, and in the other system the powers are distributed amongst different entity. अगर आप ये डिफरेंस समझ जाओगे, on that basis you can understand what is the difference between the unitary constitution and the federal constitution. In case of the unitary constitution, what happens? Powers of the government are centralized. सरकार की शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है, और किसमें होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। जो केंद्र सरकार के पास ही सभी शक्तियां होती हैं, सभी गवर्नमेंट पावर्स का जो केंद्र है, जो संकेंद्रण है, दैट इज व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यू कैन से, एंड द प्रोविंसेस आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। दे जस्ट हैव टू फॉलो द कमांड ऑफ सेंटर। उनको केंद्र की कमांड को फॉलो करना होता है। when this such kind of constitution are called unitary constitution. ऐसे संविधान कहलाते हैं एकात्मक संविधान। जैसा केंद्र ने कहा वैसा राज्य फॉलो करेगा। अब ये तो हुआ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकंड कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हमारा डिबेट है। क्या है, पढ़िए देखिए। In case of federal constitution, there is a division of powers between the federal government on the one hand and the state government on the other hand. There is a division of powers and both are independent in their own spheres. अपने अपने क्षेत्र में सभी इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि वो सभी अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। इसको समझ लीजिए। निशा मैडम, निशा इज देयर? यस, निशा शर्मा इज देयर। तो ऑन द वन हैंड देयर इज व्हाट द फेडरल गवर्नमेंट, like Indian government, like Union of India, central government, कुछ भी कह दीजिए आप। And on the other hand, there are state governments, राज्य सरकारें हैं। यूपी गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अदर स्टेट्स। So on the one hand, there is center, and on the other hand, there are states. This is right. So, but there is a division of power amongst these. इनके मध्य बंटवारा है शक्तियों का। कैसे? ऐसे समझ लीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड द फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ प्रतीक श्रीवास्तव। इनके परिवार में क्या है, ये क्या कहते हैं, देखिए। So they have a kind of understanding. On the one hand, there is a role of father, and on the other hand, there are sons, daughters एंड अदर मेंबर्स कह सकते हैं, मदर, बाकी सब लोग हो गए। ठीक है, सेंटर एंड द स्टेट्स। नाउ देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर, सेज दैट फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, टैक्सेशन, ऐसा समझ लीजिए। फादर सेज दैट I will decide with whom we will maintain good relations. ये मैं डिसाइड करूंगा कि हमारी रिश्तेदारी कैसे होगी, किस रिश्तेदार से कैसे संबंध होंगे, ये मैं डिसाइड करूंगा। यू विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है। I will decide what should be the security system for the safety of our house. I will install CCTV, or I will appoint some guards, or whatever I will do.
I will be managing defense, I will be managing the taxation or the revenue of the house. घर की आमदनी कैसे होगी वो सब मैं डिसाइड करूंगा. So his powers are these different, earmarked. Now, sons. Now you will decide what kind of education you want to pursue. किस प्रकार की एजुकेशन आप पाना चाहते हो, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है. जो तू ये करना कर, आर्ट से पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, जज बनना है, डाकू बनना है, पुलिस वाला बनना है, जो बनना है तूने बनना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम आपका जो फैशन होगा, कैसे कपड़े पहनोगे ये तुम जानो, कैसा खाओगे पियोगे ये तुम जानो, तुम्हारे बच्चे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, व्हाटएवर. तो सो फील्ड्स आर डिफरेंट and now there are division of powers. Here father is not doing everything, here father is not commanding everything. There is division among powers, and these daughters, sons and other family members are independent in their own field. अपना जो उनका दायरा फिक्स कर दिया गया है उसमें they are independent. Same thing we can impose in case of central government and the state government. When there is a division of powers between the federal government and the state government. So don't forget the word division of powers. इस शब्द को मत भूलिएगा. शक्तियों का विभाजन. और किस प्रकार से कि both are independent, दोनों ही स्वतंत्र हैं. किसमें? In their own spheres. जो उनका अपना फील्ड है, जो डिवीजन के बाद में उनका फील्ड निर्धारित हुआ है, उसमें दोनों ही पार्टीज, दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं. समझे आप? वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या हुआ? फॉरेन अफेयर्स. तो वेदर वी शुड मेंटेन फ्रेंडशिप विद द पाकिस्तान और नॉट, वेदर वी शुड बाय ऑयल फ्रॉम द रशिया, whether we should follow the dictate of the USA, whether we should buy Rafale from the France. These are the decisions which will be taken by the federal government. UP government cannot interfere in those decisions. Okay. Where should we post our armed forces? Whether we post our armed forces on the border of the Pakistan or of China or of both, what should be our defense strategy? That will be decided by the federal government, and the state government will not interfere in that because this is the field of the federal government. Division of powers, right? Now, what should be the excise policy? What should be the primary education system in a state? Which roads should be constructed within the state? What should be the health system within the state? How the gas should be distributed amongst the citizens? These are the fields of the state government, and federal government will not interfere in that. उसमें केंद्र सरकार भी इंटरफेयर नहीं करेगी. तो you will see the matters of local concern. Matters of local concern जो है, those are the part of state governments. Those are within the realms of the state government, and the factors, the matters which are of national importance, जिनका महत्व राष्ट्रीय महत्व है, जिनसे पूरे देश को फर्क पड़ता हो, ऐसे पावर, ऐसी शक्तियां आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. तो यू विल सी देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स. हाँ है ना? बताइए. दिस इज कॉल्ड, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. अगर किसी संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, डिवीजन ऑफ पावर की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे संविधान को बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट. अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो यू कैन टेल मी, बता सकते हैं मुझे. कम ऑन. So basically, we have read this. There are two kinds of constitutions: unitary constitutions and the federal constitutions. And the basis of difference between these two is that with regard to the powers of the government. In the case of unitary constitutions, powers of the government are centralized in
central government and the provinces are subordinate to the center. This is the case of unitary constitution. In case of the federal constitution, powers are distributed between central government and the state governments, and they are independent in their own field. This is the difference between the unitary constitution and the federal constitution. बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ गई आपको? सही है। निशा मैडम है और इनके पति देव है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं? या तो सभी कुछ निशा संभाल रही हो, सुबह इतने टाइम उठ जाओगे, चुपचाप काम पे जाओगे, इतने टाइम घर पहुंच जाना, ये कपड़े पहनोगे, ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे, एकदम सीधे चलोगे, सीधे घर वापस आओगे। घर में ये सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर को ये खाना होगा, रात को ये खाना बनेगा, इसमें ज्यादा चूचपड़ मत करना। यहाँ पर क्या हो गया? सत्ता किसके पास आ गई? निशा के पास आ गई, सब कुछ केंद्रित हो गई। एक दूसरा क्या हो गया? डिवीजन ऑफ पावर हो गया कि देखो घर के काम, घर का मैनेजमेंट आप संभालेंगी और जो बाहर का मैनेजमेंट है मैं संभालूंगा। आप मेरे काम में अड़ंगा नहीं डालेंगी और मैं आपके काम में अड़ंगा नहीं डालूंगा। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इन विद इन आवर स्फीयर एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग्स अस। तो निशा समझ में आया बात? ये पावर ऑफ डिवीजन एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। आई होप कि ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो है ना? क्यों होगा? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। Now we will have to see what is the nature of our Indian Constitution. हमारे भारतीय संविधान की क्या नेचर है और उसी के बारे में डिस्कशन होगा आगे। अब ये एक्चुअली दिस इज द टॉपिक विच रिक्वायर्स एटलीस्ट नॉन स्टॉप 1 आवर डिस्कशन, ठीक है? तो उस डिस्कशन के लिए तो नेक्स्ट में ही हो सकता है डिस्कशन इस क्लास को। तो यहीं पर किसी कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए मुझसे भी, है ना? कोई और कुछ पूछना हो आपसे टॉपिक के, तो यहीं पर एंड करूंगा मैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या है वो बहुत लेंथी टॉपिक है और कल ही खत्म करेंगे। कल लास्ट क्लास हो जाएगी उस टॉपिक पर। तो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी, ओगम यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी? जो न्यू स्टूडेंट है शालू जैन, सर यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ठीक है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।